हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट, उसका कौन कॉल, उसका वैल्यूएशन और मेरे हिसाब से क्यों ये मिड कैप बैंक सेक्टर में सबसे तगड़ा बैंक है, इसका रीज़न भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसका एडवांस के बारे में डिस्कस करें, यानी कि लोन बुक के बारे में थोड़ा डिस्कसन करेंगे। अगर आप इसका देखेंगे Q3 में इसका लोन बुक 21% से ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से कॉन्टिन्यूसली यानी कॉन्सिस्टेंट बेसिस में ये 20% से प्लस लोन बुक ग्रोथ का रिपोर्ट ये लोग पेश कर रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग 20% से अपना लोन बुक ग्रो करते रहेंगे। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके अनुसार बैंक का ग्रोथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका डिपॉजिट बुक इसका 25% से ग्रो किया है। और अगर आप देखेंगे इसका डिपॉजिट बुक इससे आगे वाले क्वार्टर में भी 23% से ग्रो किया था। और अगर आप इसका डिपॉजिट बुक देखेंगे तो डिपॉजिट बुक में ऑलमोस्ट 80% है इसका रिटेल डिपॉजिट और 20% है इसका होलसेल डिपॉजिट। और अगर आप इस बैंक जैसे आपका IDFC बैंक और उसके साथ कैपिटल फर्स्ट, दो बैंक मार्च होके IDFC फर्स्ट बैंक फॉर्म किया था 2018 में। फिर उसका जो MD CEO वो था आपका V वैद्यनाथन जी ने। और V वैद्यनाथन जी का आपका पहले सिटी बैंक में काम करता था, फिर ICICI बैंक में रिटेल सेगमेंट में वो काम करता था। तो एक वेल एक्सपीरियंस बंदा को इन्होंने हायर किया है इस बैंक को चलाने के लिए। और इस बैंक का पहले जो रिटेल बुक था वो था आपका 20% और होलसेल बुक था 80%। लेकिन 2008 से अगर आप 2026 में कंपेयर करेंगे तो होलसेल बुक अभी परसेंटेज है 21% और रिटेल बुक का परसेंटेज है 80% या 78%। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरा उल्टा हो गया। रिटेल बुक का नंबर था 20%, वो बढ़ के हो चुका है 80%। और होलसेल बुक का नंबर था 80%, वो घूम के हो गया है 20%। और इस रिटेल वाले सेगमेंट का बहुत अच्छे होते हैं रिटेल सेगमेंट में, क्योंकि रिटेल सेगमेंट में आपको डेलिक्वेंसी कम होता है। और अगर डेलिक्वेंसी होगा भी तो आपको इसका अमाउंट स्मॉल होता है, होलसेल में आपको बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। इसीलिए रिटेल बैंकिंग सबसे सेफ एंड सिक्योर होता है। जैसे आपका ICICI बैंक का मॉडल, HDFC बैंक का मॉडल, कोटक महिंद्रा बैंक का मॉडल, सब इसका मॉडल भी रिटेल बैंकिंग की तरफ है। और उसका मॉडल ही कॉपी करके भी वैद्यनाथन जी ने IDFC फर्स्ट बैंक का मॉडल एक रिटेल लेंडिंग के थ्रू ये लोग ने क्रिएट किया है। और इसका कासा डिपॉजिट है, ये पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 है। अगर इसका कासा डिपॉजिट देखेंगे वो है 51%। मार्वेलस है ये डिपॉजिट का नंबर। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट कासा डिपॉजिट अगर 45 से 50 के बीच में भी रहेगा तो भी बहुत ही अच्छा होता है इस बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। अगर आप ICICI HDFC बैंक का भी देखेंगे मोटा मोटी 40 से 45 के बीच में रहता है इसका कासा का बुक, 45, 46, 44 इसी लेवल पर रहता है। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक का कासा का बुक देखेंगे ब्लॉकबस्टर है, 51 इसका कासा का बुक नंबर है। और इसका कासा डिपॉजिट देखेंगे वो भी 33% से ग्रो कर रहा है। अगर आप 2018 से कैगर बेस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% से इसका कासा का बुक ग्रो कर रहा है ईयर आफ्टर ईयर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। फिर इसका PPOP में देखेंगे -15% डिग्रो हुआ है। इसका रीज़न भी है क्योंकि बैंक का आप देखेंगे बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कैपेक्स वगैरह कर रहा है। और अगर इसका कॉस्ट टू इनकम देखेंगे 74% है। तो अगर आपका कैपेक्स ज़्यादा होगा तो आपका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसका नंबर आप देखेंगे थोड़ा गिरेगा। जब पूरा आपका कैपेक्स वाला फेज धीरे धीरे कम हो जाएगा तब आपको इस वाले सेगमेंट में भी ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। अगर आप इसीलिए आप देखेंगे ओपेक्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी 74% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग इसको FY 27 में बिलो 65 में लेके आएंगे। और लॉन्ग टर्म का विजन यानी कि 4-5 सालों में ये मिड 50 के यानी कि 55 से 56 के रेंज में इस आपका कॉस्ट टू इनकम वाला रेशियो आ जाएगा। फिर क्या होगा, आपको खर्चा कम करना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा।
लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ेगा। FY27 का इसका कॉस्ट टू इनकम का गाइडेंस है 65%, अभी चल रहा है 74%। तो अगर आप देखेंगे लास्ट 3-4 क्वार्टर में, अगले 3-4 क्वार्टर में आपको PPOP में ग्रोथ देखने मिलेगा। तो यही बात है। फिर चलती इसका पैट में, इसका पैट देखेंगे ऑलमोस्ट 503 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में, और 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। ये नंबर और भी अच्छा होगा जब आपका प्रोविजन का नंबर धीरे धीरे नीचे के दिशा में आएगा। तो आपको पता है कि इस बैंक में ऑलमोस्ट 6% MFI का सेगमेंट था, और MFI का सेगमेंट कर्नाटक में बहुत बुरा किया, उसका जो कुछ रूल्स रेगुलेशन वगैरह चेंज की वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से, फिर आपका जो गार्डरेल वगैरह बैठा दिया था, फिर आपका जो कस्टमर का जो क्रेडिट बिहेवियर ख़त्म हो गया था, 3-4 लोन एक लोग के पास हो गया था, तो आपको डिफ़ॉल्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट हो रहा था। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो MFI बुक को बहुत ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ा, इसीलिए आप देखेंगे प्रोविज़न का नंबर ज़्यादा हो गया, इसीलिए आपको पैट थोड़ा लास्ट 3-4 क्वार्टर से थोड़ा नीचे के दिशा में जा रहा था। लेकिन आप देखेंगे अगले वाले क्वार्टर में भी -23% से डिग्रो किया था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे पैट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 7% 48% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। और प्रोविजन का नंबर जितना गिरेगा उतना ही आपको पैट में बेनिफिट मिलेगा। और प्रोविजन का नंबर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट फ्लैट है, और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिग्रो किया है। Q2 में इसका प्रोविजन का नंबर था 104,052 करोड़, और इस क्वार्टर में प्रोविजन का नंबर है 1,398 करोड़। तो देखेंगे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका प्रोविजन का नंबर घट रहा है। इसका बेनिफिट आपको पैड में मिलेगा अगले क्वार्टर में, जो आपका Q4 आएगा, फिर आपका Q1 FY26 आएगा, सॉरी FY27 आएगा। उस क्वार्टर जितना आप जाएंगे उतना आपका MFI वाला सेगमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है, तो आपका प्रोविजन का नंबर घट जाएगा, तो फिर आपको पैट में अच्छे बूस्ट मिलेगा। तो अगले क्वार्टर से भी पैट का नंबर और भी तेज़ी से ग्रो करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर चलते इसका नीम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर आप मिड साइज का कोई भी बैंक देखेंगे, जैसे आपका DCF बैंक हो या फिर आपका CSB बैंक, सब बैंक में आप देखेंगे नीम का जो रेट है, या फिर आप बड़े बैंक में भी देखेंगे नीम नॉर्मली 3 से 4% के बीच रहता है। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक का नीम आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में 5.76 इसका नंबर है, और ये आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 5.75 से 8 के बीच में, लेकिन अब मैनेजमेंट ने इस कॉन कॉल के बाद मैनेजमेंट ने इस गाइडेंस को भी बढ़ा दिया है। अभी जो नीम का गाइडेंस है Q4 के लिए वो है आपका 5.85 से प्लस, यानी कि 5.85 से ज़्यादा स्पीड से नीम का नंबर ग्रो करेगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। जितना आपका नीम का नंबर ग्रो करेगा उतना ही बैंक के लिए अच्छा होता है। और मिड साइज बैंक में इस आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का नंबर सबसे तगड़ा नंबर है। आपको इस बात को अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर आप DCF बैंक, CSB बैंक और भी सारे बैंक देखेंगे, सबका नीम का नंबर है 3 से 4, 4.5 के बीच है, तो लेकिन इसका नंबर है ऑलमोस्ट 6, जो कि बेहतरीन है। और फिर चलते इसका रिटेल डिपॉजिट के बारे में मैंने बता ही दिया है। रिटेल डिपॉजिट इसका है 79% और होलसेल डिपॉजिट है 21%। अगर आप 7-8 साल पहले जाएंगे तो नंबर पूरा उल्टा था, तो नंबर पूरा रिवर्स हो गया। फिर इसका कलेक्शन में थोड़ा नज़र डालते हैं। इसका कलेक्शन 99.5% इसका कलेक्शन रेट है। और अगर आप इसका कलेक्शन पर MFI वाला कलेक्शन देखेंगे वो भी आपका है 99.4%, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, हर एक टाइम फ्रेम में इसका कलेक्शन का नंबर धीरे धीरे ऊपर की दिशा में जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर चलते इसका SMA1 SMA2 बकेट में। SMA1 SMA2 बकेट फॉर MFI सेक्शन के लिए आप देखेंगे 1.76 से घटकर हो चुका है 1.49% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि बेहतरीन है। SMA के नंबर जितना घटेगा उतना ही आपका GNP NNP का नंबर भी घटेगा, और उतना ही आपको प्रोविजन कम करना पड़ेगा। फिर आपका क्रेडिट कॉस्ट भी बेहतरीन होगा। फिर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा पैड में, जो कि अब मिल भी रहा है। इसको प्रोविजन का नंबर घट रहा है, आपका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उसके साथ आपका SMA1 SMA2 बकेट गिर रहा है, उसके साथ NP आपका सुधर रहा है।
फिर आपका प्रोविजन का नंबर घट रहा है, क्रेडिट कॉस्ट घट रहा है, इसका बेनिफिट आपको पैट में मिल रहा है। एक सिनर्जिक है पूरे सेगमेंट में। और SMA1 अगर 1-2 अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे MFI बुक को तो इसका नंबर 1.49 से घट के हो चुका है 0.71। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो 0.73 से घट के हो चुका है 0.71%। यानी कि विथ MFI विदाउट MFI इसका जो SMA1 SMA2 का जो बकेट है तो उस बकेट धीरे धीरे सुधर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट ने कहा है आगे में भी इस और भी ज़्यादा सुधरते रहेंगे। फिर इसका MFI डिसबर्समेंट आप देखेंगे, मैनेजमेंट अभी भी MFI बुक को धीरे धीरे घटा रहा है। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 40% से इसके MFI का बुक घटा है, डिसबर्समेंट अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप पूरा MFI बुक का साइज देखेंगे तो पहले था ऑलमोस्ट 6%, अब वो गिर के आ चुका है 2.5% के बीचों बीच आ चुका है, 2 से 3 के बीच आ चुका है इसके MFI बुक का परसेंटेज। तो मैनेजमेंट धीरे धीरे जो रिस्क वाले जो सेगमेंट था, जो MFI सेगमेंट, उसका पेस ऑफ ग्रोथ धीरे धीरे नीचे की दिशा में रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन टू AUM उसका भी परसेंटेज धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। फिर चलते इसका GNP और NNP का नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते। इसका अगर इस क्वार्टर में GNP का नंबर देखेंगे वो है आपका 0.69। इसके अगले साल का इस क्वार्टर में था 1.94 और अगले क्वार्टर में था 1.86। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में GNP का नंबर भी घटा है, उसके साथ आपके NNP का नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में नीचे की दिशा में आया है। 0.53 है इसका GNP का नंबर। उसके बाद चलते हैं इसका AUM, फिर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, जो कि बेहतरीन है। फिर इसका फी वाले सेगमेंट अगर आप देखेंगे, इसका जो ये लोग जो को लेंडिंग करके जो इनकम करते हैं, को लेंडिंग वाले इनकम भी आप देखेंगे 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और उसका अगर आप पूरे बुक में देखेंगे, पूरे बुक में इसका फी इनकम है 2% है टोटल इनकम के, तो इसका फी इनकम भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और प्रोविजन के बारे में मैंने बता दिया है। और क्रेडिट कॉस्ट आप देखेंगे इससे अगले साल के इस क्वार्टर में यानी कि Q3 FY26 में इसका क्रेडिट कॉस्ट था 2.24 और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 2.05। प्रोविजन का नंबर घट रहा है तो आपका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, यही स्वाभाविक है। तो अगले क्वार्टर में था 2.03। तो देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर नीचे की दिशा में आया है। और अगर आप मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे इस क्रेडिट कॉस्ट के बारे में, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 2.05 से 2.10 के बीच में रहेगा। तो अब जो क्रेडिट कॉस्ट आया है वो मैनेजमेंट के गाइडेंस के मुताबिक ही आया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट का जो फ्यूचर का जो गाइडेंस है वो है आपका 2% के नीचे आपका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। यह आपका मोटा मोटी क्रेडिट कॉस्ट। और इसका ग्रॉस स्लिपेज जो MFI सेगमेंट में वो भी घटा है, 249 करोड़ था Q3 FY26 में, इस क्वार्टर में 153 करोड़, जो कि स्लिपेज का नंबर भी धीरे धीरे घटा है। फिर ऐसा ROA का नंबर देखेंगे, ROA का नंबर है 0.48% और ROE का नंबर है 4.11%। ये 9 मंथ बेसिस का नंबर है। अगर आप इसको Q3 में देखेंगे थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये ROA का नंबर ऑलमोस्ट 2 के बराबर चला जाएंगे। और Q4 में इसका नंबर ऑलमोस्ट 1% चला जाएगा ROA का नंबर। उसके साथ ROE का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस में इसका गाइडेंस है 1.5 से 2 के बीच इसका ROA का नंबर रहेगा। और इसका कॉस्ट टू इनकम 74% है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कॉस्ट टू इनकम का रेशियो FY27 में 65 हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म यानी कि 4-5 साल में अगर आप देखेंगे इसका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो 55 के रेंज में रहेगा। तो कॉस्ट टू इनकम सेगमेंट में भी इसका धीरे धीरे सुधार आ रहा है, यही बात है। फिर अगर आप इसका मोटा मोटी सभी डिस्कस कर दिया है, उसके बाद अगर आप इसका थोड़ा वैल्यूएशन करेंगे तो देखेंगे इसका मोटा मोटी जो प्राइस टू बुक आ रहा है बिलो 2% के इसका प्राइस टू बुक आ रहा है। और इसका जो ग्रोथ जो गाइडेंस है 20% है इसका। और मेरे हिसाब से QA IDFC फर्स्ट बैंक इस मिड कैप बैंक सेक्टर में सबसे अच्छा है। इसका मेन रीज़न मैं कुछ बताऊंगा। QA मेरे हिसाब से मिड कैप बैंक सेक्टर में, प्राइवेट बैंक सेक्टर में नंबर 1 बेट है। इसका रीज़न है एक आपका बेनिफिट और रिटेल डिपॉजिट। अगर आप देखेंगे
इसका रिटेल डिपॉजिट है ऑलमोस्ट 80%, 79%, आप इसे 80% पकड़ लेंगे तो 80% है। अगर आपका रिटेल डिपॉजिट बुक ज़्यादा होगा तो आपको सस्ते वाला डिपॉजिट मिल रहा है। उसके साथ अगर आपका रिटेल बुक ज़्यादा होंगे तो आप क्रॉस सेल ज़्यादा करेंगे। आपके पास ऑलमोस्ट 26 आपका प्रोडक्ट का एक बाकेट है, तो आप रिटेल में क्या करेंगे, आप जो इंश्योरेंस सेल क्रॉस सेल कर सकते हैं, होम लोन क्रॉस सेल, लैप गोल्ड, उसके साथ कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, उसके साथ आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्टर भी है इसका, वो भी 33-34% से ग्रो कर रहा है, वो भी आप क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो जितना आपका रिटेल बुक रहेगा उतना ही आप क्रॉस सेल ज़्यादा कर पाएंगे, सस्ते डिपॉजिट लाएंगे रिटेल से। फिर आपका वो जो सेगमेंट होता है वो आपका रिस्क थोड़ा लेस रिस्क होता है, क्योंकि आपका पूरा सेगमेंट डाइवर्सिफाइड होता है। कोई एक कस्टमर के ऊपर आप ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं रहता है, तो आपका रिस्क फ्री होता है। लेंडिंग सेक्टर में हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन थोड़ा कम रिस्क होता है। फिर आपका कासा बुक का बेनिफिट इससे मिलेगा, तो आपका सस्ते डिपॉजिट मिलेगा। फिर आपका जो कैपेक्स जो है अभी 73-74 चल रहा है। लाइक अगर आप दूसरे बड़े बैंक को देखेंगे तो बड़े जो बैंक है, तो बड़े बैंक का जो आपका जो कैपेक्स होता है वो 40 के रेंज में होता है, लेकिन इसका अभी 74%। क्यों है? क्योंकि ये लोग जो इसका जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट सेगमेंट है, ये प्रोडक्ट सेगमेंट को पैन इंडिया बेस में ये लोग फैल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका कैपेक्स थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि FY27 में ये लोग इसको घटा के लेके आएंगे 65% में। फिर आपको क्या होगा, कैपेक्स जितना घटेगा PPOP उतना बढ़ेगा, PPOP जितना बढ़ेगा आपको पैट में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका अगले 1 साल में अगर 74 से घट के 65 होंगे तो आपका जो कैपेक्स का जो नंबर है वो थोड़ा नीचे आएगा, इससे बैंक को बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आपका क्रेडिट कॉस्ट जितना प्रोविजन कम करना पड़ रहा है आपका, उतना ही आपका क्रेडिट कॉस्ट नीचे की तरफ आएगा, और उसका भी बेनिफिट आपको पैड में मिलेगा। इसके भी आप इस बैंक को फ़ायदा मिलेगा। फिर आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर आप हर एक बैंक को देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 से 4 के बीच में है। जोरदार आपको 4.5 मिलेगा, लेकिन इस बैंक का अभी नीम चल रहा है 6, मैनेजमेंट का गाइडेंस है 6.85 के ऊपर रहेगा, तो इससे भी बैंक को बेनिफिट मिलेगा। दूसरे कोई बैंक से इसको ज़्यादा नीम मिलता है। फिर आपका देखेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी देखेंगे, इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑलमोस्ट इसका 6.23 होगा, मेरे नोटबुक में लिखा है। कॉस्ट ऑफ फंड 6.11 है इसका, और मैनेजमेंट ने कहा इसका भी रेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड आपका धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, तो आपका डबल इम्पैक्ट मिलेगा। फिर आपका इसका जो प्राइस बुक मिल रहा है वो भी 2 से नीचे मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इतना सारा पॉइंट है, इस सारे पॉइंट के लिए मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक वन ऑफ द बेस्ट बेट है इन द मिड कैप प्राइवेट बैंक सेक्टर में है मेरे हिसाब से। उसके साथ इस सेक्टर में और 1-2 बैंक है, जैसे आपका CSB बैंक है, DC बैंक है, इस सारे बैंक भी, इसका भी आप देखेंगे इसका भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ चल रहा है। CSB बैंक भी अभी ग्रोथ फेज में है, उसका भी कैपेक्स आप देखेंगे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। लेकिन इस क्वार्टर में रिजल्ट थोड़ा नीचे आया है, उसका प्रोविजन का नंबर थोड़ा बढ़ गया है, उसका नेट NPA GNPA बढ़ गया है। लेकिन उस CSB बैंक को भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। उसके साथ DCB बैंक है, वो भी 20% से ग्रो कर रहा है, और उसका भी अच्छा पैड मिलता है। तो और उसका प्राइस टू बुक देखेंगे वो 1 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सस्ता है। तो मिड कैप सेगमेंट में आपको 3 बैंक अच्छे मिलेगा। नंबर 1 IDFC फर्स्ट बैंक, दूसरा है DCB बैंक, और तीसरा है आपका CSB बैंक। मेरे हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक नंबर 1, नंबर 2 DCB, नंबर 3 CSB बैंक। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। Hope you like the video, and please don't take it a buy sell call recommendation. This is just a educational video. Thanks for watching the video.